टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पढ़े थे, यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी का पोर्शन भी समझा दिए थे कि मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे देखो फर्स्ट एक न्यूमेरिकल यहाँ पर करवा ले ताकि और थोड़ा वो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो न्यूमेरिकल नोट डाउन करो दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 15 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड solution of NaCl at 25 degrees Celsius when evaporated to dryness leaves a solid residue of 5 gram. Calculate the solubility of NaCl. ठीक है, मीन्स 15 ग्राम ऑफ NaCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो कहीं पर भी सॉल्वेंट के बारे में नहीं बोला है कि सॉल्वेंट मेरा क्या लिया गया है। तो याद तो लोग बताए थे, अगर सॉल्वेंट नहीं बोला हुआ है दैट मीन द सॉल्वेंट शुड बी वाटर। So here solvent is water and in that solution 15 gram of total solution, 15 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें से बोल रहा है जब हम लोग ये सॉल्यूशन से इवापोरेट कर रहे मतलब वाटर मेरा इवापोरेट हो जाएगा तो इसके अंदर 15 ग्राम में जितना मेरा सॉलिड डिजॉल्व था वो बाहर आ जाएगा। वो सॉलिड कितना बाहर आ रहा है 5 ग्राम। तो पूछ रहा है इसका सॉल्युबिलिटी निकालो। तो सॉल्युबिलिटी मेरा क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 25%. जस्ट अ सेकेंड। नो नॉट 25%, दैट 25% जो बता रहे हो वो मेरा कंसेंट्रेशन बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या बोले थे, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन याद करो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट नेसेसरी टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इन 100 ग्राम। देखो लिखा हुआ था ना सॉल्युबिलिटी, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट नेसेसरी टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो तो मेरा कंसेंट्रेशन है, नॉट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, दैट इज द कंसेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी क्या होगा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखो 15 ग्राम सॉल्यूशन बता रहा है, मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू 15 और 5 ग्राम रेसिड्यू लिव्स कर रहा है आफ्टर द इवापोरेशन, दैट मीन्स solid is 5 gram, so solute is 5, solution is 15, solvent आ दिया 10 ग्राम। तो अभी तो 10 ग्राम सॉल्वेंट विल डिजॉल्व 5 ग्राम NaCl, हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेंट मेरा 10 था और रेसिड्यू मतलब जो सॉलिड है वो 5। तो 10 ग्राम सॉल्वेंट 5 ग्राम NaCl तो डिजॉल्व कर सकता है। और सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या करें, 100 ग्राम सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट तो मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकता है टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So if 10 gram dissolves 5 gram, so 100 gram will dissolve
5/10 into 100. So 50 gram of NaCl. Solubility of NaCl in solvent is 50 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज मेरा कंसेंट्रेशन के लिए है। तो मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कंसेंट्रेशन है। और सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजोल्व कर सकता है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? यस सर। हाँ तो नोट डाउन करो इसको। नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। ओके, नेक्स्ट डे तो लास्ट डे हम लोग करवाए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और वहाँ पर बताए थे कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि सॉलिड का नॉन कंप्रेसिबल है। आज हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड। किसी भी गैसियस सब्सटेंसेस को हम लोग लिक्विड में सॉल्यूबल करने वाले, तो उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, ठीक है, जितने सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स है मार्केट में, सब कोल्ड ड्रिंक्स में गैसियस सब्सटेंसेस डिजॉल्व रहते हैं। ठीक है, और वो गैसियस सब्सटेंसेस डिजॉल्व होने के लिए उस पर हाई प्रेशर पे अप्लाई किया जाता है। जैसे ही हम लोग बॉटल का जो कैप है वो ओपन करते हैं, बॉटल का कैप ओपन करने के साथ साथ क्या होता है कि अंदर से जो भी डिजॉल्व गैसेस है वो बाहर आ जाती है। इसलिए देखना कभी कभी वो कोल्ड ड्रिंक अचानक से अगर बॉटल का कैप खोलती है तो वो बाहर आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर में बहुत हाई प्रेशर में, वेरी हाई प्रेशर में वो डिजॉल्व किया हुआ रहता है। जब हमने कैप को ओपन किए तो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, सराउंडिंग वॉल्यूम मिल गया उस गैस को, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर रिलीज हो गया और वो गैस बाहर आ गया। ठीक है, सो प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड इंक्रीज होता है। क्यों हो रहा है? देखो, सपोज मान लो ये मेरे गैसियस पार्टिकल्स थे, तो ये गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर, these molecules of gaseous are coming closer to each other. They coming closer to each other and forms a bond or feel some attraction with each other. Due to that, gaseous particles convert into the liquid or their attraction increases, so they will be more soluble in liquid by applying the pressure. ठीक है, एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर में गैस को डिजोल्व किया जाता है। ठीक है, CO2 गैस को हाई प्रेशर में डिजोल्व करते हैं। जब हम लोग कैप ओपन किए, प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर रिलीज होने की वजह से डिजोल्व गैस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज अंदर तक प्रेशर बहुत ज्यादा था, बाहर का प्रेशर कम है, इधर से वो बाहर चला गया। तो याद रखना है कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, but pressure has no effect for the solubility of solid in liquid. Got it? Next, temperature. तो देखो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज। So they will tend to go far away from each other, or they will have to attract each other. गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर।
सो गैसियस पार्टिकल्स पहले से ही दूर में रहते हैं, फार अवे। अभी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ और वो लोग का टेंडेंसी और इंक्रीज हुआ तो वो एक दूसरे से और दूर चले जाए, भाग जाए। तो उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा गैसियस का या घटेगा? घटेगा। तो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई टेम्परेचर, हाई काइनेटिक एनर्जी, molecules of gases will expel from liquid। वो लिक्विड में डिजॉल्व होने की वजह बजाय, इंस्टेड ऑफ डिजॉल्विंग इन लिक्विड, दे विल गो अवे फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर। ठीक है। बट सॉलिड के लिए क्या था, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। कुछ एक्सेप्शन था, जो सीरीज सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, फिर पहले इंक्रीज होता फिर डिक्रीज होता, बट जनरली इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जनरली गैसियस का सॉल्युबिलिटी घटता है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक लॉ है, दैट इज हेनरीज लॉ। इसको हमको याद रखना है। हेनरीज लॉ टेल्स अबाउट द प्रेशर दैट, अगर मान लो हम लोग इसी बॉटल में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किए और एक बार 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किए, कौन से प्रेशर में मोर अमाउंट ऑफ गैसियस विल बी डिसॉल्व? 3 atm. Sir, 3 3 atm। atmospheric pressure. So more the atmospheric pressure, more the gas will dissolve. More the gas will dissolve means more the mass of gaseous is present in the liquid mixture. Correct? If more amount of gaseous is present or dissolved, so more amount of mass will be present in the liquid mixture. So हेनरीज वही बताता है कि एट गिवन टेम्परेचर, कोई भी फिक्स टेम्परेचर में, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व, जो गैस मेरा डिजॉल्व हुआ उसका जो मास है, बाय ए फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे हम इसी पे डिजॉल्व किए हैं, मतलब वॉल्यूम मेरा फिक्स्ड है, बाय ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में एक फिक्स्ड टेम्परेचर में कितने मास जो गैस डिजॉल्व होगा उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के साथ। मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए मास तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वही मास डिजॉल्व हो रहा है। तो उसी तरह इक्वेशन जो होता है m प्रोपोर्शनल p, वेयर m इज द मास ऑफ गैस एंड p इज द प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। हम लोग कितना लिक्विड सरफेस पे प्रेशर डालेंगे वो डिपेंड कर रहा है। नोट डाउन करो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे तो टेम्परेचर से हेनरीज लॉ तक। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, Henry's law एक बार फिर से explain कीजिए ना please. हेनरीज लॉ बोल रहा है कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम लोग ले लिए, सपोज 5 ml, 3 ml, 500 ml, तो भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिए, टेम्परेचर फिक्स्ड है, लेकिन दो अलग अलग प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो हमको क्या पता है कि प्रेशर जितना इंक्रीज होगा उतना लार्ज अमाउंट में, मोर अमाउंट में गैसियस सब्सटेंसेस डिसॉल्व होगा। अब मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व होना मतलब क्या है, मोर की मास। सपोज 2 एटमॉस्फेरिक में 5 मोल्स, मतलब 2 एटमॉस्फेरिक में सपोज 5 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व होता, तो 3 एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, एटलीस्ट 6 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व होता। तो गैस का डिसॉल्व होना मतलब क्या है, गैस का मास, इतना मास ऑफ गैस डिसॉल्व हुआ। तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो गैस डिसॉल्व हो रहा है उसका मास भी इंक्रीज कर रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिसॉल्व गैस हुआ, जो गैस डिसॉल्व हुआ उसका जो मास है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के साथ। प्रेशर बढ़ा दो तो डिसॉल्व गैस का मास भी बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा, मोर अमाउंट ऑफ गैस विल बी डिसॉल्व। ओके, समझे? Yes. नोट डाउन कर लो जल्दी।
हो जाएगा तो नॉक कर लो। Sir, हम्म sir, that sir effect of pressure on the solubility से जो है ना सर वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो सुन नहीं पा वाला। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैसियस सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाने से गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो सॉल्युबल जल्दी हो जाए। सर हो गया। ओके, सबका हुआ? किसी का छूटा हुआ नहीं है? ठीक है, तो ये पूरा था ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन हुआ, उसका टाइप्स हुआ, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, सारा हुआ। नेक्स्ट हेडिंग करो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ट्रू सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। हम डिस्कस करेंगे, तुम लोग लिखते चलो, ठीक है? ये हो गया ना सबका? हम पेज चेंज कर लें, किसी का नहीं हुआ है तो वो लोग बताओ। हेडिंग करो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ये हेडिंग चलो लिखो। फर्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन इज होमोजेनस इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? होमोजेनस इन नेचर, ठीक है? सॉल्यूशन इज होमोजेनस इन नेचर। सेकंड पॉइंट, अभी बताओ, जब मेरा सॉल्यूट पार्टिकल प्योर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बना रहा था, सो वो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का कोई भी पार्ट विजिबल था या फिर विजिबल नहीं था? सर विजिबल नहीं था। नहीं था। दैट्स मीन इट इज द यूनिफॉर्मली डिसॉल्व, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन
the solute particles in a solution cannot be seen by naked eye. Cannot be seen by naked eyes. Solute particles in a solution cannot be seen by naked eyes. थर्ड पॉइंट, अभी तो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, मतलब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी अगर हम लोग एक फिल्टर पेपर के थ्रू अगर उसको पास करें या फिल्टर पेपर रख दिए और अगर सॉल्यूशन पे इससे पास किया जाए तो वाटर तो पास हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट तो पास हो रहा है, सॉल्यूट भी पास होता है या नहीं होता? हाँ सर, पूरा सॉल्यूशन ही पास हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन ही पास हो जाएगा, दैट मीन सॉल्यूट भी पास हो जाएगा। तो लिखो थर्ड पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन, solute particles in a solution can easily pass through a filter paper, can easily pass through filter paper. ठीक है, solute particles in a solution can easily pass through a filter paper. Next point, solute particles retain their properties. Solute particles retain their properties. मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी सॉल्यूट को ऐड करें तो उसका प्रॉपर्टी रिटेन करता है। जैसे अगर हम लोग सॉल्ट को ऐड करें तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्टी, और शुगर को ऐड करने पर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, स्वीट। ठीक है, तो वो अपना अपना प्रॉपर्टी रिटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, and hence does not show Tyndall effect, अभी लिखते रखो, जब सॉल्वेंट में आएंगे तब टिंडल इफेक्ट अच्छे से समझाएंगे। solute particles does not scatter light and hence does not show Tyndall effect. ठीक है, नेक्स्ट, solute particles in a solution do not settle down. Solute particles in a solution do not settle down, वो तभी settle down नहीं होगा। solute particles in a solution do not settle down. Last, the diameter of solute particles in a solution is about, जो diameter होगा solute particles का, diameter of solute particles of solute is about to almost equals to 10 to the power minus 9 meter. ठीक है, ये almost equals to और about to 10 to the power minus 9 मीटर। जो सॉल्यूट का डायमीटर है वो 10 to the power minus 9 मीटर होगा।
ठीक है, डन। यस सर। ओके, नेक्स्ट अब आएंगे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन हो गया, 3 टाइप्स था। अब आएंगे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए थे पूरा सॉल्वेंट में, फुल सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए थे, नेटेड आइसर दिखाई नहीं दिए। हम लोग कुछ देर रख भी दिए तो भी वो सेटल डाउन नहीं हुआ। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है कि अगर ये सॉल्वेंट है, भीतर में ये मेरा सॉल्वेंट है, तो इसमें जो सॉल्यूट ऐड किए वो सॉल्यूट भीतर में नीचे तलेट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सेटल डाउन कर जा रहा है नीचे, ठीक है, मतलब डिजॉल्व नहीं हो रहा है, जो सॉल्वेंट है उसमें पूरा डिजॉल्व नहीं हो रहा है, दिस इज सस्पेंशन। जो सॉल्यूट है वो नीचे तलेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी बताओ, ये जो बना ये होमोजेनस मिक्सचर बना या हेटेरोजेनस मिक्सचर बना? सर हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनस, बट ट्रू सॉल्यूशन वाज होमोजेनियस। होमोजेनस, ठीक है। तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग लिखे थे इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर मैंडेटरीली, वैसे हम लोग सस्पेंशन में भी लिखेंगे इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन व्हिच solute particles are spreading out without dissolving it, ठीक है, वो स्प्रेड करते हुए रहता है। अगर बहुत ज्यादा भारी हो जाए, लार्ज रेडियस वाला सॉल्यूट है तो वो नीचे आ जाएंगे, नहीं तो फ्लोट करते हुए रहेंगे, ठीक है, बट डिजॉल्व नहीं होगा, पूरा डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स लो, सपोज हम लोग मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं कि वो सस्पेंस हो जाते हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होते। तो डेफिनेशन लिखो, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर it is a heterogeneous mixture in which solute particles are spread out spread throughout the lipid करो, throughout the liquid without being dissolving it, without being dissolved in it, डिजॉल्व नहीं होगा वो, थ्रू आउट स्प्रेड किया हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल मडी वाटर, सैंड इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्सेट्रा। चॉक वाटर, हाँ, जैसे तुम्हारी चॉक वाटर भी होगा, ठीक है, चॉक टेस्ट इन वाटर, दैट इज ट्रू। अब देखो, हम लोग सारा टाइप तो पहले ही पढ़ चुके थे, इसमें और बचा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ अब सस्पेंशन तक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हुआ वैसे सिर्फ इस तक प्रॉपर्टीज करना है। हम जो प्रॉपर्टीज तो लिखा दे रहे तीनों का, उसका तुम लोग कंपैरिजन के हिसाब से याद रखना, ठीक है, एग्जाम में जब भी आएगा तो कंपैरिजन हिसाब से तुम लोग लिखना और याद रखोगे तो इजी होगा कि इसमें ये था, इसमें ये है, उसमें ये था तो इसमें। डेफिनेशन नोट डाउन हुआ सबका? Yes, sir. चलो यस प्रॉपर्टीज सर। लिखो, प्रॉपर्टीज लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, वहां पर था दे दो होमोजेनस मिक्सचर।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में होमोजेनस था, ये होता फर्स्ट पॉइंट, हेट्रोजेनस। सेकंड पॉइंट, होमोजेनस में सॉल्यूट पार्टिकल्स वेयर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, बट यहाँ पर हम लोग नेकेड आई से देख पा लेना, तो सॉलिड यहाँ पर लिखो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेकेड आईज और सिंपल माइक्रोस्कोप। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ था, इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर, तो यहाँ पर क्या होगा, पास होगा सॉल्यूट पार्टिकल? नहीं सर, No, रह जाएगा। no, sir. तो बस लिखो पूरा का पूरा लाइन सेम लिखना, सिर्फ लिख देना कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेटलिंग डाउन वाला था क्या? retain their properties. रिटेन देयर प्रॉपर्टी, नहीं यहाँ पर प्रॉपर्टी रिटेन नहीं चलता है, ठीक है, तो उस पॉइंट तो यहाँ पर नहीं लिखना है, हेटेरोजेनस में वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद लिखो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। particles of solute settle down particles of solute settle down when suspension is left undisturbed for some time। ठीक है, particles of solute settle down when suspension is left undisturbed for some time। next लिखो it can scatter light, so it can show Tyndall effect। सर लिख सकते हैं शोज टिंडल इफेक्ट। हाँ हाँ suspension shows Tyndall effect। उसके बाद क्या था, ये रेडियस, सर वो सेटल डाउन वाला। सेटल डाउन बताए तो इससे पहले ही सेटल डाउन बता दिए। सर द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। हाँ, diameter of the particle. इसका डायमीटर होगा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। तो ये जो 10⁻⁹ मीटर है ना यहाँ पर, इसका मतलब ही होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है, याद रखना 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। हाँ, मीटिंग इज गोइंग टू एंड ना, तो तुम लोग रिज्वाइन करना, लेकिन आफ्टर द ब्रेक ऑफ